डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हिंदुत्ववादी राजनीति उभार यानी बीजेपी उभार के लिए अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को दोषी मानते हैं? पत्रकार धीरेन्द्र कुमार झा की किताब एस्थेटिक गेम्स किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह के बयान से तो यही लगता है। दरअसल इस कार्यक्रम में आए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की उन गलतियों पर खुलकर बात की जिससे भारत में हिंदुत्ववादी राजनीति का उभार हुआ। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की गलतियां गिनाने के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार की खामियों का खुलकर जिक्र किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस को रोका जा सकता था। जाहिर है दिग्विजय सिंह सीधे सीधे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के साथ साथ राजीव गांधी को निशाना बना रहे थे। उन्होंने ये जरूर बताया कि इंदिरा गांधी ने हिंदुत्ववादी ताकतों का किस तरह सामना किया था, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं समझा कि राव सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से कोर्ट में किसी तरह की हिंसा न किए जाने का एक हलफनामा लिया था। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी के करीबी रहे कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी भी अपनी किताब टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980-96 में कांग्रेस के हिंदू वोट बैंक को बनाने के प्रोजेक्ट के लिए राजीव गांधी को दोषी ठहरा चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी के जमाने में केंद्र सरकार ने किस तरह उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह सरकार के फैसले को पलटते हुए 1986 में विवादित ढांचे के गेट खोलकर वहां पूजा अर्चना करने की इजाजत देकर राम मंदिर मुद्दे को भड़काया था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने करीबी सलाहकार और दूर के रिश्तेदार अरुण नेहरू के साथ मिलकर हिंदू जनमानस को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। साल 1984 के अक्टूबर में हुई इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के कई शहरों में हिंदू भीड़ ने सिख समुदाय के लोगों का कत्लेआम किया। कुछ संस्मरणों में यह भी सामने आता है कि सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस और हिंदुत्ववादी ताकतें एक साथ मिलकर काम कर रही थी। दिग्विजय सिंह ने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए इसे राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी गलती बताया। एक तलाकशुदा मुसलमान महिला शाहबानो ने अपने पूर्व पति की ओर से किसी तरह का गुजारा भत्ता नहीं मिलने पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रिमिनल प्रोविजन कोड किसी भी पर्सनल लॉ से ऊपर है और सभी तलाकशुदा महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। इसके बाद राजीव गांधी ने अपने सबसे करीबी नेता और मंत्री आरिफ मोहम्मद खान की सलाह के बावजूद अपनी पार्टी के 415 सांसदों के बहुमत की बदौलत एक कानून को लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बना दिया। वर्तमान राजनीति को देखने से तो यही लगता है कि कांग्रेस की वर्तमान हालत के लिए राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वह पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और आरएसएस को कड़ी टक्कर नहीं दे सके। लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदुत्ववादी के उभार के लिए पूरी तरह से राजीव गांधी को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के फैसले से भी दिग्विजय सिंह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस स्थिति से बचा जा सकता है और इस फैसले का समय भी सही नहीं था। कश्मीर पर पल पल बदलती राजनीति के साथ 3 तलाक विधेयक और यूपीए कानून को पास होने से रुकवाने में विपक्ष की असफलता के बाद कांग्रेस के लिए अब यही बाकी था कि वह अपने लिए एक नए अध्यक्ष की तलाश शुरू करे। आखिरकार पार्टी की कमान सोनिया गांधी को अपने हाथ में लेनी पड़ी। सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अब तक सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता हैं। राजीव गांधी भी शुरुआत से एक अनैच्छिक राजनेता थे। साल 1981 में अपने भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत की वजह से उन्हें राजनीति में आना पड़ा। वह राजनीति से दूर रहकर एक पायलट के रूप में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया क्योंकि उनकी मां को मदद की जरूरत थी। इसके बाद 1983 में वो कांग्रेस के पार्टी महासचिव बने, लेकिन जब वो कांग्रेस की बारीकियां ही सीख रहे थे तभी उनकी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने उन्हें सत्ता के केंद्र में ला दिया। इस तरह राजीव गांधी मात्र 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके कार्यकाल में राजीव गांधी की उम्र और अनुभवहीनता दिखाई दी, जिससे तत्कालीन समाज को हानि और लाभ दोनों हुए। राजीव गांधी ने भारतीय मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। राजीव सरकार में ही मजबूत पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी और टेलीकॉम क्षेत्र की नींव पड़ी, लेकिन उनकी अनुभवहीनता की वजह से शाहबानो जैसी गलतियां और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए नए मानहानि कानून को लाने जैसी गलतियां हुई। पार्टी के अंदर राजीव गांधी ने खुद को उन लोगों के आसपास रखा जिनके पास राजनीतिक अनुभव तो कम लेकिन ताकत अपार थी। पार्टी महासचिव के रूप में नेहरू और राजनीतिक सलाहकार के रूप में अरुण सिंह के साथ राजीव गांधी की अनुभवहीनता जल्द ही उनकी सरकार के कामों में दिखाई देने लगी। अपनी सरकार के आधे कार्यकाल में ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स तोप घोटाले में आया, जो कि 1980-90 के दौर में
सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैंडल था, लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ज्यादा परिपक्व राजनेता के रूप में साबित हुई। साल 1998 में जब वह कांग्रेस में शामिल हुई तो वह इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके बाद वह सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली नेता बनी। उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर उन लोगों से सफल गठबंधन किए जो कि जमीनी राजनीति से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के अंदर तो शीर्ष पर गांधी परिवार के सदस्य होने की वजह से उनके प्रति कांग्रेस नेताओं का समर्पण निश्चित था, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने आसपास उन लोगों को रखा जो कि जमीनी राजनीति और राजनीतिक अनुभव के लिहाज से काफी मजबूत थे। सोनिया गांधी के पास इसी चीज की कमी थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेता विकसित हुए, लेकिन राहुल के नेतृत्व संभालने के बाद पार्टी अनिश्चितता की शिकार हो गई। कांग्रेस में ऐसे तमाम नेता हैं जो खुद को सोनिया गांधी के करीब बताते हैं, लेकिन इनमें से कोई नेता यह दावा नहीं कर सकता कि सोनिया सिर्फ उनकी ही बात मानेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, ये दावा नहीं कर सकते हैं। यूपीए के दौर में सोनिया गांधी लगातार अपनी नेशनल एडवाइजरी कमेटी से सलाह मशवरा किया करती थी, जो कि एक सुपर कैबिनेट जैसी थी। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ अपनी पार्टी के सदस्यों से सलाह लेना जारी रखा ताकि एक संतुलन स्थापित किया जा सके। राजीव से इतर सोनिया गांधी को कांग्रेस की सेकुलर छवि से लगाव था, जिसकी बदौलत उन्होंने सेकुलर नेताओं जैसे हरकिशन सिंह सुरजीत और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के साथ उन्होंने 10 सालों तक केंद्र में सरकार चलाई। सोनिया गांधी से राहुल गांधी तक का सफर कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं था। राहुल ने अपने पिता से कहीं ज्यादा मेहनत से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उन्हें अपने पिता की तरह संसद में बहुमत का दौर देखने को नहीं मिला। बीते 10-15 सालों के समय में कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा समय नहीं आया जब वह ये निश्चिंत हो सके कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। 2004 में राहुल पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अगले 10 सालों तक कोई पद ग्रहण नहीं किया। वह लगातार कांग्रेस को उस तरह की पार्टी बनाने में लगे रहे जिससे गांधी परिवार के सदस्य की जरूरत न पड़े। 15 साल के बाद कांग्रेस की बुरी हालत होने के बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की चुनौती को अपने सिर लेकर यह साबित कर दिया है कि वह अपने बेटे और अपने पति से बेहतर राजनेता हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगे, आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।